बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने लगे हैं चैप्टर नंबर 18 चैप्टर नंबर 20 के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और इस एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे, थरोली कंप्लीट इस चैप्टर को कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। अगर मज़ीद आपको लगता है कि इस चैप्टर को थ्योरी पढ़नी है तो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, उस नोट्स से आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो के साथ लिंक्ड हैं और इस वीडियो के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ दिन मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, एक दो दिन, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं नहीं कर सका इसको वीडियो को। तो इंशाल्लाह अब से मैं रेगुलर करूँगा। ठीक है। तो कोशिश होगी कि जितना मैक्सिमम काम हो वो जल्द से जल्द हो जाए। और मेरा जो बेसिक मेन वर्क है ना, वो अब बीएससी और एमएससी है। ये एफएससी को मैं जल्दी से अब एंड करने लगा हूँ। ठीक है। ये इस एमसीक्यूज़ के थ्रू और नोट्स दिए मैं, आप वहाँ से फ़र्दर मज़ीद तैयारी करें। और इसको कंप्लीट करने के बाद फौरी फिर मैंने बीएससी और एमएससी को करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम पीपीएससी के लास्ट डे से पहले तक कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसमें फ़र्स्ट एमसीक्यू से देखते हैं। फ़र्स्ट एमसीक्यू से इसमें दी हुई है, ये जो टॉपिक है ना, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा तक है। तो इसमें कहता है कि ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, ये 2E है, और जब इलेक्ट्रॉन 2E से फर्स्ट E पे आता है तो वेवलेंथ जो मिट होती है वो लैम्डा होगी, फोटोन जो मिट होगा वेव लैम्डा होगी। और अब हमने बताना है अगर 4E/3 से ये E पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर बताना है कि कितनी वेवलेंथ मिट होगी। यहाँ पे हमने वेवलेंथ बतानी है। तो इसके लिए मैंने इधर सोल्यूशन किया हुआ है। ये फर्स्ट देखें, जब 2E से फर्स्ट E पे आएगा तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, और E=hc वो लैम्डा होता है, ये फार्मूला में पता है। तो E मीन 2E माइनस डेल्टा E का लें इसको, डेल्टा E=hc व लैम्डा। तो डेल्टा मीन ये 2E माइनस E, माइनस किया है तो 1E आ गया। ठीक है। अब इधर आ जाएं तो इस सोल्यूशन में आप देखें यहाँ पे कहाँ से अब आ रहा है, 4E/3 2E पे आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल को। तो माइनस किया तो ये भी ऐसी व लैम्डा के इक्वल हो गई, इधर लैम्डा प्राइम लगा दिया। अब इनको सोल्व कर लें, इनका एलसीएम लिया, ये इधर वैसे ही आएगा। ठीक है। अब एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे E की वैल्यू लगा दें। E की वैल्यू यही है जो इधर हमने निकाली है। ये E की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, इधर पुट किया, इसी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा प्राइम आ जाएगा 3 लैम्डा। तो ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। द इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट n=1 ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम हैज़ एनर्जी। लोएस्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है ना उस हाइड्रोजन के, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम विच इज़ ऑलरेडी इन दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखें ये जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट में लोएस्ट ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, -13.6। अगर उसको आयोनाइज करना है तो फिर उसको ग्रेटर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ग्रेटर एनर्जी दें इसको तो सेकंड ऑर्बिट में अगर जाता है तो वो 3 बनेगी। यानी ये है ना एनर्जी का फार्मूला जो हमारे पास आता है, E=- E -16 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट लगाएं तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो n1 आ जाएगा, -13.6 आ जाएगा। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13.6/4, तो ये आ जाएगा 3.4 आ जाएगा, -3.4 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव का मतलब है कि रिलीज़ हो रही है, हमने गिवन देनी है। जब एनर्जी देंगे ये सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब हम इसको हाइड्रोजन एटम को, ये हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी देंगे तो प्लस में देंगे, प्लस मीन ऐड करें, एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगा। तो माइनस वाली नहीं आएगी, ये वाली प्लस वाली आ जाएगी, +3.4 आएगी। ये तो पहले ही ऑलरेडी है, इतनी हमने एक्स्ट्रा देनी है ताकि वहाँ से एमिट हो जाए। तो ये किसी और ऑर्बिट के लिए बनेगी, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। प्लस में आएगा, प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि ऐड करेंगे तो अब्जॉर्ब होगी, तो इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा।
थर्ड पे आ जाए द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज़, टोटल एनर्जी क्या होती है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की, तो हमेशा लेस देन ज़ीरो होती है। अब इसका जो कंसेप्ट है ना वो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये एफएससी की बुक है और ये आपने देखी हुई है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फोर्थ अप टू एन तक जाता है। ठीक है, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्बिट में ये एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर सेकंड ऑर्बिट में आए तो ये हो जाएगा, आती कहाँ से, ये वही फार्मूला इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की जगह 2 लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। थर्ड के लिए इधर 3 लगाएं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह बढ़ाते जाएं तो ये चलता चलता एंड पे आ जाएगा 0, यानी इन्फिनिटी लगाएं आप एन की जगह तो इन्फिनिटी नीचे डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो 0 आ जाएगी। जब 0 आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा, एटम से बाहर हो जाएगा। तो ये देखें इन्फिनिटी में कितनी एनर्जी आ रही है इसकी, 0 आ रही है, और 0 होगी तो आउट हो गया, और 0 नहीं होगी तो ये लेस देन 0 आएगी, यानी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एटम के अंदर होगा। ठीक है, तो इसलिए इधर ये लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा लेस देन 0 होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम N4 टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम विल बी। आपने ये फार्मूला लगाना है जिसमें RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, इसका यूनिट भी याद होना चाहिए। ठीक है, 1.097 इंटू 10⁻7। अब देखें ये फार्मूला आपने ये लगाया, पी स्केयर लोअर ऑर्बिट है, एन स्केयर हायर ऑर्बिट है, तो 2 स्केयर 4 स्केयर लगाया, तो इधर सॉल्व किया तो अब हमारे पास लेमडा 1/λ है, तो इस 1/λ का आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो ऑप्शन बनेगी हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन में ये आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज़। अब मैक्सिमम लेंथ निकालनी है तो लेमन मीन फर्स्ट सीरीज़ है, तो इसका अगर ये मैं आइटम कंसिडर कर लूँ n=1 है ये, ठीक है, ये n=2 है, इस तरह ये हायर ऑर्बिट आते जाएंगे। अब देखें मैक्सिमम आपने पढ़ा y=hc/λ। अब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। मैक्सिमम कब होगी वेवलेंथ, जब एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नियरेस्ट ऑर्बिट से आएगा, और लेमन में n=1 होता है तो इसका नियरेस्ट 2 बनेगा, n=2 बनेगा, तो लोअर 1 हो गया और हायर कितना हो जाएगा, इसका नियरेस्ट n=2 होगा। यहाँ पे इस फार्मूले में लगाएं, इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसके पास हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा λ/4/3 RH रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो इसमें अब जो ऑप्शन बनेंगी वो हमारे पास इधर आ रही है डी ऑप्शन 4/3 RH। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4, नेक्स्ट इसमें कहता है 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन लाइंस वुड बी। ये 1 2 3 4 है, तो कितनी लाइन एमिशन होगी जब डी एक्साइड होगा, तो इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये इसका फार्मूला होता है लाइन्स इजिकल टू n/n-1/2। ये फार्मूला याद होगा। अब इसमें n कितने 4 1 2 3 4 है, तो n की जगह 4 लगा लें, 4 × 4 - 1 / 2 सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। तो 6 लाइन्स हमारे पास अमिट होंगी। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इसकी ऑप्शन में दिया होगा, ये ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट हम देखते हैं 7, हाइड्रोजन एटम डज नॉट एमिट एक्स रेस बिकॉज, एक्स रे एमिट नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है एनर्जी लेवल्स इन इट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, तो एनर्जी लेवल्स क्या होता है वो इतना कम होता है कि एक्स रे हम प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। एक्स रे हाई एनर्जी वेवलेंथ होती हैं, रेडिएशन होती हैं, हाई एनर्जी वेवलेंथ नहीं कहेंगे इसको, हाई एनर्जी एनर्जी कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 MCQs। 8 MCQs में कहता है विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव एनर्जी लेवल्स। अगर ये एटम है इसके हायर ऑर्बिट में चलते जाएं तो
ये जो कंजेक्टिव एनर्जी डिफरेंस होगा ना, दो एनर्जी शेयर्स के दरमियान डिफरेंस कम होता जाता है जब हायर ऑर्बिट में चलते जाते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ, डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट 9 में है द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अब इसका ना कंसेप्ट छुपा हुआ है, ये थर्ड ऑर्बिट में होगी, क्योंकि अभी मैं आपको जो डायग्राम दिखा के आ रहा हूँ ना, इधर से आप वैल्यू याद कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा किस ऑर्बिट में होगा। अगर एन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तो ये n=2 का मतलब थर्ड सेकंड ऑर्बिट में होगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में होगा तो इतनी एनर्जी होगी। इतनी एनर्जी का मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। तो थर्ड ऑर्बिट आ गया, यानी इधर से इंफॉर्मेशन मिल गई n=3 है। और हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2π। और ये जो h/2π है ना, इसको हमें पता है कि हम इसको h कट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और n की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में है, तो 3h कट इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हम 10 देख लेते हैं। 10th में कहता है द रेशो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। अब देखें, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं कि ये होती है ke²/r आता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। और इसमें देखें यहाँ पे 2b डिवाइड होगा, यानी ये हाफ होगी, हाफ ke² आएगा, ठीक है। और दूसरी किसकी हम बात करें, इसमें रेशो लेनी है टोटल एनर्जी की। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो टोटल एनर्जी का ये फार्मूला होता है, टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू ke²/r, और ये माइनस में होती है। अब ये टोटल एनर्जी माइनस में है और ये भी क्या है, यहाँ पे हाफ होगी। टोटल एनर्जी भी हाफ है, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ है। अब इनकी रेशो लेनी है, तो रेशो लेंगे तो इधर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। तो देखें दोनों का फार्मूला तो सेम है, तो ऊपर भी लिखेंगे ये फार्मूला और ये फार्मूला, ऊपर काइनेटिक नीचे नीचे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 रेशो क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव में वैल्यू थी तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 में। तो 11 में कहते हैं टू फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा इन पास्टन सीरीज़ द वैल्यू ऑफ n यूज्ड इज़। अब पास्टन सीरीज़ की बात कर रहा है तो 5th है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। पास्टन कहते हैं n=3, ऑर्बिट को 3 आना चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ E=IC/λ, तो इधर देखें शॉर्टेस्ट का मतलब वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी हमें पता है तब ही ज़्यादा होती है जब मैं लेट कर लूँ ये एटम कहाँ से आएगा, ये n=∞ आएगा। जब इन्फिनिटी से ऑर्बिट में आएगा, थर्ड ऑर्बिट में आएगा, पास्टन का मतलब थर्ड ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। तो n इन्फिनिटी से आएगा तो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो फिर इधर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से आएगा, n=∞ से आएगा। 12 पे देखते हैं इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं ना तो टोटल एनर्जी बढ़ती है। ये देखें ये टोटल एनर्जी है। अब देखें n बढ़ेगा हायर ऑर्बिट में, अगर 10 है तो n10 आ जाएगा, 5th ऑर्बिट है तो n5 आ जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ेगा तो आंसर लेस नेगेटिव आएगा, ठीक है। इधर 1 लगाएं तो 13.6, 2 लगाएं तो -3.4, 3 लगाएं तो इधर आ जाएगा -1.51 आ जाएगा। अब 3 के बाद आप लगा दें 4 लगा दें तो फिर उसके बाद आ जाएगा -0.8 आ जाएगा। फिर 4 की जगह 5 लगा दें तो फिर इसके बाद आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। फिर 4 के बाद 6 लगा दें, फिर इसी तरह ये तरतीब से कम होती जाती हैं। 0.5 -0.5 के बाद -0.3 आ जाएगा, फिर -0.3 के बाद ये आ जाता है 0.2 आ जाता है, ठीक है। ये इसी तरह कम होती जाती हैं, लेस नेगेटिव आती हैं। लेस नेगेटिव का मतलब ये होगा कि ये ग्रेटर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, ग्रेटर होगी, ठीक है। यानी मैं यूँ कह लेता हूँ कि यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3.4। अब देखें लेस नेगेटिव हुई है, इसका मतलब टोटल एनर्जी बढ़ी है। तो एक तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होगी, देखें अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है
तो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव के साथ ट्रैक्शन कम होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसके बाद हम देखते हैं 13 पे। 13 में इसमें कहता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। ये हमें डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन में पता चलता है कि इतना अगर एंगुलर मोमेंटम हो तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं ऑर्बिट में। उसके बाद 14 देखते हैं द लेमन सीरीज लाइज इन द रीजन। लेमन सीरीज लाइज कहती है रीजन में अल्ट्रावायलेट। ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, बुक में और भी दी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट सीरीज़ के लिए दी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकती है। लेमन अल्ट्रावायलेट में आएगा, बामरा विजिबल में आएगा, और जो पास्टन से लेकर पी फंड तक सीरीज़ हैं वो सारी की सारी इंफ्रारेड में आती हैं। आगे 15 की तरफ चलते हैं हम। 15 MCQs में कहता है दी एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। ये भी मैं आपको बता के आ रहा हूँ 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर इसकी वैल्यू होती है। यूनिट भी पर मीटर याद रखना है। इफ़ एन एटम एग्जिस्ट इन दी एक्साइटेड स्टेट N6 to N6 द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन सीक्वेंस विल बी। ये वही फॉर्मूला आपको मैंने बताया ना, n/n-1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2। अब इधर लगाएं तो कितने हैं, 6 है, 6 × 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 × 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये 30 आवर कितना आ जाएगा, 2, इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 यहाँ पे क्या बनेगी, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन बनेगी। अब यहाँ पे आ जाएं 17 पे आ जाएं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, ये फॉर्मूला ना आपने डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ये ट्रिक बनाया हुआ है। आगे है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़। फर्स्ट स्टेट में ये इतनी एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एक्साइटेड स्टेट। देखें ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना टोटल एनर्जी का, वो ये है, टोटल एनर्जी होती है -12 ke² बराबर, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -ke² होता है। अब देखें टोटल एनर्जी तो हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी 1 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है किसका, ये हाफ है तो ये 1 है। तो इधर देखें ये हमें क्या दी हुई है, टोटल एनर्जी दी हुई है, तो टोटल एनर्जी ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी, तो इसको डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -6.8 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 पे। द बामर सीरीज इज़ फाउंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, हाइड्रोजन में आ जाएगा, बामर सीरीज इज़ फाउंड इन द स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये हमने फाउंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा आर, नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो 3 है, यानी पहला हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रा, फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, फिर बैंड स्पेक्ट्रा, ये इनकी टाइप्स हैं 3। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पी फंड सीरीज़, जो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है पी फंड सीरीज़ की, तो आप वो फार्मूला देखते हैं, λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट टू 1 - p²/-1/n²। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू hc/λ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी वेरी स्मॉल होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी स्मॉल होगी, ठीक है। एनर्जी स्मॉल कब होगी, जब बॉडी क्या करेगा, नीरेस्ट से आएगा, और नीरेस्ट पी फंड का क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ इसका रेसिप्रोकल है, इसको लैम्डा बनाएं तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट 21 में देख लें, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय बॉमर्स फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स वर एक्सप्रेस्ड इन 1896 बाय J.R. रेडबर्ग इन द मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में यह फार्मूला याद रखना है कि कितना 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 ठीक है। बॉमर सीरीज़ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से, ये सबसे पहले जो बॉमर सीरीज़ डिस्कवर हुई थी 1896 में डिस्कवर हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखने लगे 22 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड H11 इन द थर्ड एनर्जी स्टेट इज़, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है थर्ड एनर्जी स्टेट में, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π होता है। तो थर्ड में है तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 लगा दें n की जगह, तो ये सी ऑप्शन बन जाएगा। अब 22 देखते हैं, स्पीड ऑफ Vn ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स nth ऑर्बिट इज़। तो nth ऑर्बिट में हमने फाइंड करना है, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है v इज़ इक्वल टू 2π/e²/nh, यानी Vn के इन्वर्स होगा। हायर ऑर्बिट में चलते जाएं तो स्पीड कम भी हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट हम 24 देखने लगे हैं।
द लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मीटिंग ब्रैकेट सी मीन n इक्वल टू 4 होगा, हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में आएगा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन वेरीज एज, ठीक है। nth ऑर्बिट में काइनेटिक की जो एनर्जी जो वेरीज करती है तो वो रेडियस के क्या होगी, इन्वर्स होगी, क्योंकि आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो आता है 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर आता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इन्वर्स होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी ऑफ होती है और टोटल एनर्जी भी ऑफ होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 1 होती है, यानी इसके साथ ये हाफ नहीं आएगा। अच्छा आगे आ जाएं, ये 26 MCQ से, हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी दी हुई वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो आप इधर फॉर्मूला लगाएं E इक्वल टू Hc/λ वो है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सोल्व करने थर्ड से जब सेकंड में आएगा तो ये एनर्जी मिट होगी। 27 में व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन सच दैट इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट En टू दी लोअर एनर्जी स्टेट Ep, जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी Hf अमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दी 3.4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 3.4 एनर्जी स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्बिट में है, ठीक है। जब सेकंड ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π, और इधर n की वैल्यू आप लगा दें 2, तो 2 इधर जब पुट करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, H/π बच जाएगा, ये बी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम 29 दी रेशियो ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी और एंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम विल बी, रेशियो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, वही आपको अभी बता के आ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें हाफ आता है, हाफ के ई स्क्वायर आर आता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आता है और ये के ई स्क्वायर ओवर आर आता है, और ये 1 होती है, और ये काइनेटिक हाफ होती है। इनको रेशो ले लें, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कर दें तो क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या आ जाएगा, ये के ई स्क्वायर ओवर आर, इधर भी के ई स्क्वायर ओवर आर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, नीचे माइनस भी आएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ जाएगा 1/-2, इसको यूँ लिख सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन बन जाएगी। तो इसमें लास्ट है दी आयोनाइजेशन एंड दी आयोनाइज एन एट टू आयोनाइज एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू, तो इन्फिनिटी पे लेकर जाना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना होता है। तो ये हमने इस चैप्टर की देख ली, चैप्टर नंबर 20 की MCQs हमने इसमें डिस्कस कर ली, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आएंगे वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, इसको मैं रीड करता हूँ। तो ये टॉपिक है इनर शेल ट्रांजिशन टू लेज़र, इनर शेल ट्रांजिशन से लेज़र तक ये टॉपिक है, और ये ग्राफ दिए हुए हैं। वो कह रहा है फॉलोइंग ग्राफ अबाउट एक्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज़ करेक्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए करेक्ट है, ये ना हमारे पास मोज़ले लॉ होता है। मोज़ले लॉ का ये फॉर्मूला है Z इज़ इक्वल टू या प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगी। दूसरे में आ जाए इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन, जो इंटेंसिटी एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 करंट पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, और नंबर 3 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बता रहे हैं, करंट इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं 1 सेकंड में अगर ज़्यादा हों तो फिर भी इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो फिर ज़्यादा रेडिएशन ट्रांजिशन होगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रेडिएशन मिट होंगी। तो ये ए और सी दोनों ऑप्शन आएंगे। तो इंटेंसिटी जो डिपेंड करेगी तो फिर क्या बनेगा, करंट थ्रू फिलामेंट, और करंट थ्रू फिलामेंट होगा मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट पर साइकिल होगा, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट है एक्सरे स्कैन
पास इजीली थ्रू, एक्स जो पास कर सकती है वो ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन बॉडी में से इजीली पास कर सकती है। फोर्थ में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज़ मोस्ट एनर्जेटिक। तो के बीटा जो होती है ना मोस्ट एनर्जेटिक होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना, मैं स्केच बनाऊँ तो ये n इक्वल टू 1 है, ये लेट कर लें n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, ठीक है, इसी तरह n इक्वल टू 5 है। अगर अगर मैं कहता हूँ ये सेकंड से फर्स्ट में आया तो इसको के अल्फ़ा कहते हैं, के अल्फ़ा रेडियस एमिट होंगी, ठीक है। अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो इसको कहेंगे के बीटा एमिट हो रही हैं, ठीक हो गया। अब आ जाएं सेकंड में, अब आएगा अगर थर्ड से सेकंड में आएगा तो इसे कहेंगे एल अल्फ़ा एमिट हो रही हैं। अगर क्या हो रहा है फोर्थ से सेकंड में आएगा इसे कहेंगे एल बीटा एमिट हो रही हैं। अब ये जो के बीटा है ना, के बीटा देखें यहाँ पे अगर ऊपर चलते जाएं ना हायर ऑर्डर में तो कंजेक्टिव डिफरेंस कम होता है एनर्जी का। और अब देखें इधर ये एनर्जी आ रही है और एक ये सेकंड से थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, तो ये के बीटा का एनर्जी डिफरेंस जो है ये सबसे ज़्यादा होगा, तो ये के बीटा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम फोर्थ वे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एक्सरे इज़ मोस्ट एनर्जेटिक। क्या हो गया। मैंने फिफ्थ देखते हैं, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ रिलेटेड टू अप्लाइड पोटेंशियल एज शोन बाय ग्राफ। तो मिनिमम पोटेंशियल और मिनिमम वेवलेंथ का जो रिलेशन बनेगा वो यहाँ पे देखें इन्वर्स रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है के ई इज़ इक्वल टू ई वी, और इसका फार्मूला होता है एच सी ओवर लैम्डा, एनर्जी है ना तो एच सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं, और ई वी फॉर वोल्टेज है। तो देखें ये बढ़ेगा तो वोल्टेज यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन बना है, तो इन्वर्स रिलेशन का ये ग्राफ बनेगा। सी आ जाएगा। 6 पे आ जाएं, एल बीटा एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। जो है एल बीटा एक्स रेज आर प्रोड्यूस होती हैं वो किस की वजह से होती हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 से कहाँ पे आएगा, 2 में आएगा। ये इधर मैंने डायग्राम बनाई, ये 4 से जब 2 में आएगा तो एल बीटा एमिट होंगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन बन जाएगी, 4 से 2 में आ रहा है। उसके बाद 7 में आ जाए तो इसमें कहता है इफ इलेक्ट्रॉन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक है हैवी टारगेट देन रेडियस एमिटेड बाय टारगेट विल बी। जो रेडियस एमिट होती है टारगेट से तो वो एक्सरे होती है, इनमें से कोई भी नहीं होगी, नन ऑफ दिस आएगा क्योंकि एक्सरे एमिट हो रही होती है। 8 पे चलते हैं। 8 में कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू एन एक्सरे ट्यूब इज़ इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट इन दिस एमिटेड रेडिएशन। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक्सरे ट्यूब को और एक्सरे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बता के आ रहा हूँ, ये देखें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ कम होगी, इनका इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे 9th में कहता है एक्सरे आर नॉट यूज इन रडार बिकॉज। एक्सरे इसलिए रडार में यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्सरे रिफ्लेक्ट नहीं करती टारगेट से, ठीक है, यानी एक्सरे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, ठीक है। उसके बाद आ जाएं एक्सरे 10th में कहता है एक्सरे फोटॉन्स आर ऑब्जॉर्ब्ड इन टिश्यू, दे ब्रेक मोलिकुलर बॉन्ड्स एंड क्रिएट हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स विच in turns can disturb the molecular structure of the proteins and especially genetic material को ये डिफेक्ट करते हैं। 11 पे आ जाएं, ये ऐसे याद रखनी है ना, इसके ये बड़े सिंपल सी हैं। 11 में आ जाएं दी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैथोड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कैथोड के पास जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो लो वैल्यू वर्क फंक्शन होना चाहिए, मतलब कम एनर्जी वाला भी फोटोन पड़ेगा तो एक्स एमिट करनी चाहिए, और इसमें लो हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। लो हीट कैपेसिटी का मतलब है ये कम एनर्जी को अब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो हीटअप होगा अगर ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा तो हीटअप ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो वर्क फंक्शन कम होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, हीट कैपेसिटी लो होनी चाहिए, दोनों ही कम होनी चाहिए, वर्क फंक्शन भी कम हो हीट कैपेसिटी भी कम हो। 12 पे आ जाएँ। 12 में कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब इज़ काइनेटिक एनर्जी 1 वाइल V2 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक। अब देखें इसमें कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, फर्स्ट सेकंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी K1 रेशो KE2 इफ़ द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 V2 इज इक्वल टू बाई पोटेंशियल वोल्टेज के ना
पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है। और ये भी उसने बता दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला जानते हैं, ईवी होता है, ईवी नॉट, या वी इधर वोल्टेज है और V1 V2 के इक्वल है। अब देखें काइनेटिक एनर्जी की रेशो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी तो वोल्टेज भी क्या होगा, इक्वल होगा। और वोल्टेज V1 V2 के इक्वल होगा, तो जो रेशो वोल्टेज की होगी वही रेशो भी काइनेटिक एनर्जी की होगी। वोल्टेज की रेशो 2/2 है, तो वोल्टेज की काइनेटिक एनर्जी रेशो भी 2/3 आ जाएगी। ये डी सेम रेशो आएंगी इनकी। 12 हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं 13 में कहता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो फर्स्ट होता है ना, ये के बीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने याद रखना है। के बीटा के अल्फ़ा, फिर एल बीटा एल अल्फ़ा, ठीक है। बीटा पहले आता है, अल्फ़ा बाद में आता है, तो पहले के का आएगा के अल्फ़ा, के बीटा पहले आएगा, के बीटा के अल्फ़ा, फिर एल बीटा एल अल्फ़ा। अब देखें इधर कोई वेवलेंथ बढ़ रही है और ये ऊपर इंटेंसिटी है वाई एक्सिस करूँ। अब सबसे कम 1 पे जो है ना वेवलेंथ कम है, और हमने पढ़ा y = hc/λ, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1, ये 1 मीन ये वाली पीक है, तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे 1 के बीटा, और ये 4 पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आ जाए, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है what will be the relation for the speed of electron accelerated towards the target in the X-ray tube by applying potential difference V, take mass of electron m and charge on electron E। ये हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एनर्जी है तो एनर्जी को हम ई वी से लिखते हैं, वी इधर वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से हमने वी स्पीड फाइंड करनी है, तो 2 और m मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लिया तो ये फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ पे ये ई ऑप्शन बन रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 15 में कहता है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 210 पावर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। 16 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर लेज़र। लेज़र के लिए क्या करेक्ट है, हमें पता है लेज़र क्या होती है, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। पॉपुलेशन वर्जन ऑफ फोटोन, फोटोन की तो होती नहीं पॉपुलेशन वर्जन, इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए बी रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, फोटोन में से इलेक्ट्रॉन नहीं मिट होते, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिट होते हैं। सी में कहता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नीडेड, तो इलेक्ट्रॉन की स्टिमुलेटेड इमिशन नीडेड है, तो ये तो फोटोन नहीं होता ना लेज़र में। लेज़र में तो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट मिट हो रही होती है, तो मोर एक्यूरेट फिर डी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आ जाए 17 में द रेशो ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट टू द लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट इज़, ठीक है। तो ये देखें जो मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ है, और एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻8 है। रेशो ली इनकी, तो ये 10⁻8 ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻5 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 10⁻5 रेशो 1 आ जाएगा। हीलियम नियॉन लेज़र डिस्चार्ज ट्यूब कंटेंस, हीलियम नियॉन लेज़र में जो हीलियम है वो 85% होती है, नियॉन 15% होती है, तो उसने नियॉन का पूछा तो नियॉन 15% आ गए। उसके बाद कहता है हीलियम नियॉन लेज़र फोटोन्स है वेवलेंथ, विद लेज़र फोटोन रेड कलर का आता है इसमें हीलियम नियॉन में, तो रेड की वेवलेंथ होती है 632.5 नैनोमीटर, तो ये राउंड अबाउट 632 नैनोमीटर लिखी हुई है, ठीक है। इसको ये डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट शुड बी। जब पॉपुलेशन वर्जन होती है तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ग्रेटर होते हैं ग्राउंड स्टेट से, तो ग्रेटर आ जाएगा। उसके बाद कहता है 21 में द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 फोटोन्स एमिटेड बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन विल बी। और जब देखें एक ही लेवल से सारे स्टिमुलेट होंगे, डी एक्साइड होंगे, तो सबके दरमियान फेज डिफरेंस 0 होगा। फॉर एनी ऑर्डिनरी रेड लाइट एंड रेड लेज़र लाइट, ऑर्डिनरी रेड लाइट और रेड लेज़र लाइट दोनों में क्या होता है, सेम एक जैसी होती हैं, बोथ हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम, ठीक हो गया। ऑर्डिनरी लाइट और एक कॉमन लाइट, लेज़र लाइट है रेड और एक ऑर्डिनरी लाइट है, सेम मोमेंटम रखेंगी, एक जैसी होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये 24 में ना ये डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में कहता है इन द फिगर विच ऑब्जॉर्प्शन इज इंडिकेट। देखें फोटोन मिल रहा है, फोटोन मिला तो ये इस एटम ने फोटोन ऑब्जॉर्ब किया और हायर ऑर्डर में आ गया, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस ऑब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, तो बी एंड सी बोथ ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद 25 देखते हैं, फिगर बिलो, इन द फिगर बिलो विच मिशन इज़ इंडिकेटेड। अब देखें ये इधर कोई फोटोन नहीं दिया, खुद ब खुद डीएक्साइड हो रहा है, तो इसको स्पॉन्टेनियस मिशन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस मीन बाय इटसेल्फ हो रहा है। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लेज़र कैन नॉट डू। तो लेज़र लाइट चूँकि हाई एनर्जी नहीं होती, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे सिर्फ हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट और प्रोडक्शन के लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो कॉम्पटन इफेक्ट और प्रोडक्शन लेज़र लाइट से नहीं हो सकता। 27 पे देखते हैं, इन हीलियम नियॉन लेज़र एक्शन एक्साइटेड हीलियम एटम कोलाइड्स द नियॉन एटम ट्रांसफरिंग इट्स ऑन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन एटम अलॉन्ग विद इट्स ट्रेडिशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो अब उसमें कहता है कि यहाँ पे हीलियम नियॉन एटम में होता क्या है, जो हीलियम एटम है वो कोलाइड करता है नियॉन एटम के साथ, तो ये अपनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इसको देता है। कितनी देता है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने याद रखना है, फाइंड भी कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट याद रखें, वो एफएससी बुक में है। उसके बाद कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इफ इलेक्ट्रॉन वुड हैव एग्जिस्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस देन इट्स मच स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होगा। 29 क्या है, दी हीलियम नियॉन लेज़र इज़ यूज टू डायग्नोस आई डिजीज़ को डायग्नोस के लिए यूज़ होता है। द हीट ऑफ लेज़र सीर्स ऑफ कैपिलरीज एलिम्फ वेसल, दोनों के लिए होगा, ए एंड बी बोथ ऑप्शन आ जाएगी। तो ये देखें हमने 20 चैप्टर कर लिया। अब 19 चैप्टर हमने लास्ट टाइम कर लिया था। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर हो चुके हुए हैं एफएससी पार्ट 2 के, उसमें 21 चैप्टर हो गया, फिर हमने 19 चैप्टर किया था, आज हमने 20 चैप्टर कर लिया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो किसकी होगी, और 18 की होगी। ठीक है, फिर 17 की हो जाएगी। ये जल्द से जल्द मैं जो है ना, इंशाल्लाह मंडे तक मैं सोच रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे ये चैप्टर एंड हो जाए। चैप्टर मीन ये एफएससी पार्ट 2 कंप्लीट हो जाए, फिर हम एफएससी बीएससी की तरफ चले जाएं। और टेस्ट सिस्टम भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा, और दो टेस्ट जो है ना, वो सिलेबस दो टेस्ट का सिलेबस एक टेस्ट में होगा। ठीक है, वो शेड्यूल में शेयर किया था, उसी तरह हम करेंगे। वो एक टेस्ट अपलोड होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सिलेबस का टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसकी डिस्कशन जो है वो अभी रहती हैं, डिस्कशन भी मैं फिर हर टेस्ट की अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।